हेलो स्टूडेंट, सो टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर नेम इट डेप्रिसिएशन। ठीक है ना। तो आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसका नाम क्या है? डेप्रिसिएशन। ठीक है ना। अब डेप्रिसिएशन का देखो चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है ना। बट कईयों को बहुत क्रिटिकल लगता है। क्रिटिकल देखो ये क्वेश्चन वहाँ जाके लगता है जहाँ पे हमको ही पता है भैया, हम कोई क्वेश्चन करने बैठते हैं, अगर वो हमको सॉल्व हो गया क्वेश्चन हमसे तो हम आगे बढ़ते रहते हैं, और कहीं कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता तो वही हमारे दिमाग में आता है तो बहुत क्रिटिकल है, सॉल्व नहीं हो पाता, अपन आगे भी नहीं करते। ठीक है ना। तो देखो डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ रहे हो तो इसके लिए अपने दिमाग में पैसेंस रखना है इस चीज़ का कि कोई क्वेश्चन नहीं आना तो उसको बार बार आपको डीपली करना है उस चीज़ को, तो जाके आपको चीज़ समझ में आएगी अच्छी तरह। अगर बीच में आप हार मान गए क्वेश्चन करते हैं तो फिर ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ईजी चैप्टर है। पूरा का पूरा खेल है इसमें डेट का, कि डेट को ध्यान रखना है और डेप्रिसिएशन निकालना है। तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे भैया, वो बात की है। सबसे पहले समझना भी डेप्रिसिएशन होती क्या है, वो चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। ठीक है ना। तो उस चीज़ के लिए जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए, सिंपल सी बात है, सबके साथ में होता है ऐसा। जैसे मान लीजिए आपने कोई सेल फोन परचेज किया, क्या आपने कोई सेल फोन परचेज किया, मान लीजिए 70,000 का, आपने 17,000 का कोई सेल फोन परचेज किया या 15,000 का, कितने का भी परचेज किया कोई मैटर इसमें नहीं है, चाहे 7,000 का परचेज किया हो। तो मान लीजिए आपने 17,000 का सेल फोन परचेज किया। अब वो सेल फोन आप बेचना चाहते हो, आपने आफ्टर 6 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, कितने भी मंथ, मान लिया आपने 6 मंथ यूज किया इसको, और आफ्टर 6 मंथ आपका मन भर गया और आप इसको बेचना चाहते हैं, तो क्या ये 17,000 में बिक जाएगा? नहीं बिकेगा सर। मान लीजिए ये आपका सोल्ड होता है कितने में, मान लीजिए ये हो गया आपका 55,000 में सोल्ड हो गया, तो भैया आप क्या बोलोगे, यार 17 खरीदा था 55 में बेच दिया, लॉस हो गया 15,000 का। नहीं भैया, लॉस नहीं है, ये आपने यूज भी तो किया यार, 6 मंथ आपका क्या किया आपने, उसको 6 मंथ यूज किया है। अब जो 15,000 रुपये आपके कम मिले, आपको कितने, जो 15,000 रुपये आपको कम मिले, उसमें क्या चीज़ है, वो आपका लॉस है या एक्चुअल में क्या चीज़ है? तो लॉस भी हो सकता है वो, लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें होती है ना, वो क्या होती हैं कि किसी चीज़ को यूज़ करने से, क्या किसी चीज़ को यूज़ करने से अगर उसकी वैल्यू कम होती है तो उस जो वैल्यू कम हुई है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब किसी चीज़ की वैल्यू को कम करना। ठीक है। तो वहीं यहाँ पे जो 15,000 रुपये है, अब ये आपकी डेप्रिसिएशन भी हो सकती है, और क्या पता 6 मंथ आपने यूज़ किया तो 6 मंथ की डेप्रिसिएशन 15,000 रुपये कम होगी। तो जरूरी नहीं है कि पूरी वो डेप्रिसिएशन हो आपकी, वो आपका लॉस भी हो सकता है। क्या होता है आपकी डेप्रिसिएशन 6 महीने की 10,000 हो और आपने फिर भी 15,000 कम दिया तो 5,000 आपका लॉस हो गया, 10,000 आप ही क्या हुई, डेप्रिसिएशन यहाँ पे हो गई। तो वो बात अलग हम डिस्कस करेंगे। अभी तो खाली ये समझो यहाँ पे कि अगर किसी चीज़ को यूज करने से उसकी वैल्यू में गिरावट आती है, डिक्रीज होती है उसकी वैल्यू, तो वो जिस कारण वो वैल्यू डिक्रीज हुई ना, वो वैल्यू वो क्या कहलाती है, आपकी डेप्रिसिएशन कहलाती है। ठीक है ना। अब डेप्रिसिएशन को समझने से पहले आप ये समझ लो कि आपकी एसेट, मैंने पहले बताया है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स, आपकी नॉन करंट और आपकी करंट। करंट मतलब जो बार बार होती रहती है, जो सेल बेसिस पे काम करती हैं एसेट्स। ठीक है ना। और एक होती है नॉन करंट, जिनको फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं। तो फिक्स एसेट आपकी 2 टाइप की होती है। पहले आपने पढ़ा हुआ है ये कि जो आपकी फिक्स एसेट्स होती है, देयर आर 2 टाइप्स होते हैं उसके। ठीक है। एक होती है आपकी टेंजिबल फिक्स एसेट्स, टेंजिबल फिक्स एसेट्स, और एक होती है इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। बात समझ में आई क्या? तो टेंजिबल फिक्स एसेट्स और इंटेंजिबल। ठीक है। तो टेंजिबल वो होती है जिसको हम देख सकते हैं और हमने लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए परचेज करी है। जैसे कार परचेज करी अपन लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, सेल फोन परचेज किया लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, मकान परचेज किया लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, हमने फर्नीचर लगाया है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, हमने फैन लगाया लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमको दिख रही हैं, और इनकी जो वैल्यू में गिरावट आएगी, जिनकी वैल्यू कम होगी, उनको बोलेंगे हम डेप्रिसिएशन, कम होगी उसकी वैल्यू। ठीक है ना। अब कम किन के कारण से होती है वो कारण भी आप डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो टाइम भी है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे चीज़ें पुरानी होती रहेगी, या कोई चीज़ आउट ऑफ फैशन हो जाए, एक्सुलेंट हो जाए, आउट ऑफ फैशन हो जाए कोई चीज़ भी, आप कोई चीज़ खरीद के ले गए। ठीक है। अब मान ली पहले टाइम पे पैंटें चला करती थी, ठीक है, वो वेल मोटम पैंट जो नीचे से लंबी लंबी होया करती थी, अब वो कोई आपको नई की नहीं ला के दे तो आप पहन लोगे? नहीं पहनोगे। क्यों? वो तो आउट ऑफ फैशन है, मतलब पूरी डेप्रिसिएट हो चुकी है आपकी, उसका टाइम आएगा तब देखा जाएगा। बात समझ में आई? तो डेप्रिसिएशन टाइम के अकॉर्डिंग होती है, या कोई चीज़ आउट ऑफ फैशन हो जाए उसके कारण हो गई। ठीक है ना। या कोई चीज़ कितनी यूज हो रही है ज़्यादा तो उसके कारण भी डेप्रेशन लगता है। तो डेप्रेशन के बहुत सारे कारण होते हैं, मतलब मेन चीज़ यहाँ पे यही समझनी है कि डेप्रेशन होती क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में
आपकी डेप्रिसिएशन लगती किस पे है? तो डेप्रिसिएशन लगती है आपकी उन असेट्स पे जिनको अपन देख सकते हैं, ठीक है ना। किन असेट्स को? यानी कुल मिला के सिंपल से वर्ड में कहूँ कि डेप्रिसिएशन लगती है किस पे? टेंजिबल फिक्स असेट्स पे, ऐसे असेट्स जिसको अपन देख सकते हैं और जो लॉन्ग टर्म यूज होगी उन पे अगर डेप्रिसिएशन आप लगाते हो तो वो क्या होती है आपकी, मतलब उन असेट्स पे जो वैल्यू जिनकी कम हो रही है उनको बोलेंगे डेप्रिसिएशन। समझ बात समझ में आती है। उसके बाद में आपकी जो इनटेंजिबल असेट्स होती है जिनको अपन देख नहीं सकते उन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगती। जिनको देख नहीं सकते उन पे डेप्रिसिएशन लगती नहीं है, निकल सर वैल्यू तो उनकी भी कम होती है यार। कोई लाइसेंस आपने 10 साल के लिए लाइसेंस लिया, तो लाइसेंस क्या है? आपकी इंटेंजिबल एसेट्स है, वो उसकी वो तो कागज का टुकड़ा है, उसकी वैल्यू क्या है नहीं पता हमको। लेकिन एक टाइम बाद आपने 10 साल के लिए लाइसेंस लिया, तो 10 साल बाद आपको अपना लाइसेंस रिन्यू करना पड़ेगा। कोई भी आपके बिजनेस का लाइसेंस वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह की बात में नहीं कर रहा, ठीक है। मेडिकल खोलने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए 10 साल का। टेलीकॉम कंपनियां होती है तो टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल वगैरह होती हैं, पहले आता था लिखा हुआ, अभी भी आता है कि एयरटेल का आपकी वैलिडिटी इसकी 2035 तक है। तो 2035 2023 वो क्या होता है? वो टाइम होता है कंपनी का, एयरटेल कंपनी का, कि उन्होंने कितने टाइम तक गवर्नमेंट से परमिशन लिया है लाइसेंस का, तो 2035 तक का ले रखा है। उसके बाद उनको दोबारा रिन्यू करना पड़ेगा। तो 2035 तक के जो भी उन्होंने करोड़ों रुपए दिए हैं वो खत्म हो जाएंगे, फिर दोबारा नहीं स्टार्ट करना पड़ेगा। तो भैया इंटेंजिबल एसेट है लाइसेंस, उसकी वैल्यू भी कम हुई है। अब जो वैल्यू कम हो रही है इंटेंजिबल एसेट्स की उसको बोलते हैं एमोटाइजेशन। क्या बोलते हैं? अपन डिस्कस करेंगे क्या बोलते हैं, एमोटाइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। आप थोड़ा दिखिएगा नहीं इधर की तरफ, ठीक है। एमोटाइजेशन और डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन जो होती है वो क्या होती है कि किसी ऐसी एसेट्स की वैल्यू कम होना यूज करने के कारण जो हमको दिखती है, तो वो क्या होती है? डेप्रिसिएशन होती है। और ऐसी एसेट जो अपने को दिखती नहीं है उसकी वैल्यू कम हो रही है तो उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं एमोटाइजेशन, ठीक है। तो बात आपको यहाँ पे यही समझनी है कि जो डेप्रिसिएशन होती है वो किसी वैल्यू में क्या आ गई? गिरावट आ गई, किसी असेट्स के यूज में क्या आ गई? गिरावट आ गई, उसको अपन क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया आपकी दो असेट होती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। इंटेंजिबल है कि वैल्यू कम हो रही तो एमोटाइजेशन होता है, एमोटाइजेशन। और अगर इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम हो रही तो क्या होती है? आपकी डेप्रिसिएशन होती है। और बहुत सारी थ्योरी वगैरह है अपनी बुक के अंदर कि कैसे कैसे कम होती है, क्या क्या इसके मेथड होते हैं, कैसे कैसे इसका अकाउंटिंग की जाती है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको सिंपल से वर्ड में, देखो मेथड पढ़ेंगे कौन कौन से मेथड होते हैं, सिंपल बिल्कुल। लेकिन अगर मैं आपको सिंपल सा डायरेक्ट एंट्री बता दूं तो देखो आपको थोड़ा बहुत लगेगा हाँ भैया सर ने एंट्री बताई। तो सिंपल सी बात है, देखो दिमाग में एक चीज़ याद रखना हमेशा, अगर आपने कोई असेट परचेज करी तो उसकी एंट्री क्या होती है? सर एंट्री तो सबको पता है भैया सर, तो भैया असेट्स आई तो एंट्री होगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू। अगर कैश में परचेज करी तो भी कैश आ जाएगा, उधार में करी तो जिससे लिखी उसका नाम आ जाएगा, नहीं तो भैया जिससे उधार करते हैं उसको अपन क्रेडिटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की कोई असेट परचेज करी, कोई कार या कुछ भी परचेज किया, कार तो कार का नाम आता, असेट तो असेट का नाम आ गया, असेट्स में कार बिल्डिंग सब कुछ आ गया। तो अगर मैंने कार परचेज करी होती तो मैं कार अकाउंट डेबिट टू कैश कर देता यहाँ पे, लेकिन मेरी कार भी मेरी असेट्स ही है तो मैं यहाँ पे असेट लिख दिया, क्योंकि मेरे को पता है मैंने क्या खरीदा, मेरे को पता असेट परचेज करी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। तो ये पहली एंट्री आपने यहाँ पे कर दी। अब भैया डेप्रिसिएशन कब लगती है? सर डेप्रिसिएशन तो जब लगेगी तो आपका साल का एंड होगा, एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि हर साल के एंड में आपको डेप्रिसिएशन लगानी पड़ती है। जैसे साल खत्म होगा वैसे आपको डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी। तो डेप्रिसिएशन लगाने से क्या होगा भैया? तो डेप्रिसिएशन लगाने से तो असेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी। क्या अगर आपकी 10 लाख की आपने कोई मान लीजिए यहाँ पे कार परचेज करी, क्या परचेज करी? कार परचेज करी। अब इनकी रेट वगैरह क्वेश्चन में देगा कितने % आपको डेप्रिसिएशन लगाने, ये आपको आपके मन से नहीं करना कि हाँ भैया 1 लाख 2 लाख 3 लाख कम कर दे, नहीं भैया क्वेश्चन में कहेगा आपको। क्वेश्चन में जैसे आपको कह दे कि आपकी कार की वैल्यू हर साल कितनी कम होती है? 10% कम होती है। तो 10 लाख का 10% कितना होगा? 1 लाख रुपए। तो हर साल के एंड में हर साल आपकी कार की वैल्यू 1 लाख रुपए कम होती रहेगी, ठीक है ना। जैसे आपने कभी कोई चीज़ का इंश्योरेंस करवाया हो, आपकी कार का, आपकी आपकी फोर व्हीलर का, आपकी बाइक वगैरह का, तो उनकी इंश्योरेंस वैल्यू जो होती है, ठीक है, उसके ऊपर उनका जो भी कार की इंश्योरेंस वैल्यू होती है कि आपने कार भैया मैं जैसे कोई कार खरीदी आपने 10 लाख की, अब वो 5-6 साल बाद उसकी वैल्यू 2-3 लाख रुपए रह जाएगी, तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहती है, चलेगी घिसेगी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो उनकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहती है। और वैसे भी शोरूम से खरीदोगे 12 लाख वैसे उसकी 50-60 हज़ार वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है ना। तो ये
डेप्रिसिएशन होती है तो उसकी वैल्यू उसको कम करती रहती है। तो कुल मिला के दिमाग यहाँ पे ये लगाना है कि डेप्रिसिएशन लगाने से असेट्स की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो भैया जैसे आपकी कार है तो कार का बैलेंस क्या है सर, कार का बैलेंस तो डेबिट होता है, वो हमारी असेट्स होती है, असेट का बैलेंस डेबिट होता है। हाँ भैया सही बात है, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। लेकिन जब डेप्रिसिएशन लगाओगे उस पर, क्या लगाओगे, जब आप कार के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओगे तो कार की वैल्यू तो कम होगी भैया, सही बात है, कार की वैल्यू तो कम होनी है आपकी, अगर आप उस पर क्या लगाओगे, डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो जैसे आपने डेप्रिसिएशन लगाया तो आपकी कार का बैलेंस क्या था सर, डेबिट था, तो आपकी कार का बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये आपकी कार कम होगी, कितने से, 1 लाख से। 1 लाख क्वेश्चन का अकॉर्डिंग निकाल ली, क्वेश्चन में देगा कैसे निकालना है, ये सिंपल बात है, निकालना बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। जिसको आता हो मैथ, नहीं आती हो ये सिंपल निकालना सीख लेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज, डेप्रिसिएशन की एंट्री कर रहे हैं, कार परचेज की एंट्री आपको आती है। तो जैसे ही आपने कार को कम किया, क्यों कम किया भैया, क्यों कम किया भैया 1 लाख से, बताओ सर ये डेप्रिसिएशन, तो देखो ऊपर डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 1 लाख से। बात समझ में आई क्या। या फिर अगर इस एंट्री को आप और तरीके से करना चाहो, देखो एक तरीका तो ये हो गया कि मेरे दिमाग में आया कि भैया असेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाई है तो असेट की वैल्यू कम हो जाएगी, कम होगी तो क्रेडिट कर देंगे क्योंकि असेट का बैलेंस डेबिट होता है, ठीक है। अब दूसरा तरीका आप ऐसे ही सोच लो कि भैया कार परचेज करी सर 10 लाख की, और उस 10 लाख का 10% 1 लाख होता है, तो 1 लाख डेप्रिसिएशन लगाई, तो डेप्रिसिएशन इनकम है या लॉस है, क्या चीज़ है ये, तो भाई डेप्रिसिएशन से तो आपकी असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, तो डेप्रिसिएशन तो भैया खर्चा है आपका, लॉस है, और लॉस सारे क्या होते हैं, आते हैं, खर्चे आते हैं और पैसा जाता है या अपनी असेट जाती है। तो भैया लॉस हुआ तो लॉस तो सारे डेबिट होते हैं, खर्चा है भैया, डेप्रिसिएशन तो आएगी जब भी तो हमारी असेट की वैल्यू कम होगी, तो जो आता हो क्या होता है, डेबिट होता है। तो आप करोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, कितने की आई, 1 लाख रुपए की। भाई डेप्रिसिएशन होने से क्या होगा सर, मेरी असेट मतलब मेरी कार की वैल्यू कम हो जाएगी, कितने से, 1 लाख से। ये सिंपल सी बात हो गई भैया। थ्योरेटिकल पार्ट है वो अपन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता रहूँगा वैसे वैसे चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, बात समझ में आती है। तो भैया यहाँ पे एक चीज़ समझना, अभी समझाऊंगा, देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा जो आपके दिमाग के सारे हिसाब किताब कर देगी, आपको सब चीज़ एक मिनट में समझ में आ जाएगी डेप्रिसिएशन की। तो देखो सिंपल सी बात है, हमको सब सिखाते हैं ये चीज़ें, सबने सिखा रखी है, और हर सारे टीचर अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, बता देते हैं हर चीज़ के बारे में। तो कार अकाउंट डेबिट होगी, एक परचेज किया, डेप्रिसिएशन लगाना क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, और डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है वो भी मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो आपके समझ में आ गई यहाँ पे कि हमने डेप्रिसिएशन लगा दी। डेप्रिसिएशन के मेथड क्या होते हैं वो मैंने आपको नहीं बताया भैया, ये तो आपने सिंपल सा ऐसे मन से ले लिया भैया कि डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या बन सकती है, ठीक है ना। एक्चुअल में तो आपने कुछ पढ़ा नहीं डेप्रिसिएशन के बारे में, क्योंकि डेप्रिसिएशन के मेथड होते हैं अलग अलग टाइप के, तो कम से कम 8-10 मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन के, लेकिन अपने एनसीईआरटी में 2 ही है, अपन दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे अच्छी तरह, ठीक है ना। तो आगे देखो एक चीज़ जो समझना है यहाँ पे, अब इसकी एक एंट्री और होती है, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा फाइनल एंट्री क्या होती है, कि भैया डेप्रिसिएशन लग गया उसकी फाइनल एंट्री क्या होती है। तो बता ही देता हूँ जो आपको याद रहेगा अच्छी तरह। तो देखो डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। अब डेप्रिसिएशन तो भैया खर्चा है, अपने एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को एक रूल होता है सिंपल सा कि देखो ये चीज़ें बाद की होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो डेप्रिसिएशन होती है उसको साल के एंड में लगाते हैं, और साल के एंड में उसको ख़त्म भी करते हैं। ख़त्म करने का मतलब है खर्चा हो गया। अब खर्चा होने के कारण क्या होगा, आपको उस खर्चे के बराबर पैसा इकट्ठा भी करना पड़ेगा। अब ये सर ये क्या रामायण गा दिया आपने, समझ में नहीं आई, तो यहाँ समझो एक बार। देखो अगर आपने कार खरीदी 10 लाख की, कितनी की कार खरीदी, 10 लाख की कार खरीदी आपने, ठीक है, और आप डेप्रिसिएशन कितने लगा रहे हो, 10%, मतलब 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लगा रहे हो भैया। अगर आप 1 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन लगा रहे हो तो भैया आने वाले 10 सालों में तो पूरी 10 लाख की डेप्रिसिएशन लग जाएगी, आपकी कार की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो 10 साल में वैसे भी अगर मान लीजिए कार आप बिजनेस के काम में ले रहे हो तो 10 साल तक तो भैया वो हो जाएगी बराबर, आपको नई कार खरीदनी पड़ेगी। तो 10 लाख रुपए लगा दिए, अगर आपने 10 लाख रुपए लगा दिए तो आपके पास से 10 लाख रुपए गए, आप कार चला रहे हो और आने वाले 10 सालों में उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर आपको नई कार खरीदनी पड़ेगी। तो नई कार खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, सर बिजनेस से निकाल लेंगे। तो भैया बिजनेस में से आप एक बार में 10 लाख रुपए निकालोगे तो भैया कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है, 10 लाख रुपए बिजनेस के अपने कहीं लगा दिए। तो उससे बेटर एक चीज़ रहती है, देखो उससे बेटर एक चीज़ समझना कि आप क्यों ना ऐसे करो कि जितनी आपकी डेप्रिसिएशन लग रही है,
देखो भैया डेप्रिसिएशन लगाने का फायदा समझना क्या होता है। फायदा डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं मैं आपको वो समझा रहा हूँ। देखो डेप्रिसिएशन लगाने का ये फायदा है, देखो आप हर साल 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगाओगे, सही है, तो आने वाले 10 सालों में आपके पास में 10 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। कैसे? डेप्रिसिएशन इसलिए लगाते हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन लगाने से उस डेप्रिसिएशन का नाम का पैसा हम इकट्ठा करते रहेंगे। अब देखो आपने डेप्रिसिएशन लगाई, जैसे आपने सेलफोन खरीदा 70,000 का, आपने 55 में बेचा, तो 15,000 रुपये जो आपको डेप्रिसिएशन लगी वो आपने किसको पेमेंट करी भैया? नहीं सर किसी को पेमेंट नहीं करी भैया वो तो मैंने, क्योंकि भैया मेरी असर की वैल्यू 70 से 55 हो गई तो मैंने उसके 55,000 ले लिए, 55,000, तो 15,000 मैंने किसी को नहीं दिए। तो कुल मिला के यहाँ पे ये समझ लो कि आप हर साल जो डेप्रिसिएशन अप्लाई कर रहे हो अपनी कार के ऊपर या किसी भी असेट्स के ऊपर, तो एक्चुअल में आप किसी को पेमेंट नहीं कर रहे भैया, आपने तो डेप्रिसिएशन को खर्चा मान लिया, एक्सपेंसेस मान लिया, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं क्योंकि आते हैं, और कार की वैल्यू आपने कम कर दी। लेकिन एक्चुअल में 1 लाख रुपए किसको पेमेंट करूंगा? सर किसी को नहीं करेंगे पेमेंट, तो ये तो मेरे पास पैसा बच गया। क्योंकि आप अब यहाँ पे देखो क्या करना है, आपको इस डेप्रिसिएशन को खत्म करना है। मैं डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, खत्म करूंगा तो क्या होगा, ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 1 लाख से। तो भैया खत्म क्यों किया? क्योंकि भैया आपको डेप्रिसिएशन, ये रूल होता है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, ये पढ़ेंगे अपन आगे की बात है, बहुत आगे समझ में आएगा ये, कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। देखो एक होते हैं डायरेक्ट और एक कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट खर्चे कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए मैं ये मार्कर बनाता हूँ, तो ये मार्कर बनाने में जो चीज़ें भी लग रही है जिसके बिना ये मार्कर नहीं बन सकता, इम्पॉसिबल है, वो चीज़ें होती हैं डायरेक्ट। ये कैप खरीदी, डायरेक्ट खर्चा, ये बनाया, डायरेक्ट खर्चा। मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को जो मजदूरी मिलेगी वो भी डायरेक्ट हो गई। बात समझ में आ रही है? अब ये इनडायरेक्ट क्या होती है? इनडायरेक्ट मतलब जिसके बिना काम चल सकता है। जैसे मैं अंदर बैठ के काम कर रहा हूँ, तो एक बार चौकीदार है जो रखवाली कर रहा है बाहर, तो उसको जो सैलरी मिलेगी वो तो इनडायरेक्ट है भैया, उसके बिना तो प्रोडक्ट बन ही सकता है खाली। बात समझ में आ रही है? तो इनडायरेक्ट खर्चे वो होते हैं जिनके बिना प्रोडक्ट बन सकता है। जैसे मैं यहाँ बैठ के मार्कर बना रहा हूँ, पंखा चल रहा है, पंखा तो मेरे लिए चल रहा है, मेरी हवा के लिए, प्रोडक्ट के लिए तो नहीं चल रहा। तो पंखे का जो खर्चा आएगा, एसी का जो खर्चा आएगा, ये सब क्या है? इनडायरेक्ट खर्चे जिनका बिना काम आपका चल सकता है। जैसे कि आप चाय पियो भैया, अगर छोटी मोटी स्टॉल पे जाके आप चाय पियोगे तो वही 10-15 रुपए की मिलेगी, ठीक है। लेकिन वही किसी 5 स्टार होटल में जाके चाय पियोगे तो भैया वही चाय आपको 500-600 रुपए की मिलेगी। वो डिपेंड करता है होटल। तो क्यों भैया हमारी इतनी महंगी क्यों पड़ी है? तो कोई चाय पत्ती मिलाई भी, उसमें भी थोड़ी अच्छी मिलाई होगी भैया। 100 रुपये ले ले, 600 रुपये किस चीज़ के लिए? तो भैया वहाँ जाके बैठोगे सोफे के ऊपर, पंखा चल रहा है, एसी चल रही है, अच्छी लाइट, सब कुछ खुशबू बढ़िया, वो सब पैसा आपसे चार्ज किया जाता है। तो सारे इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। तो डायरेक्ट में मतलब चाय बनाई, पानी डायरेक्ट, पत्ती डायरेक्ट, गैस जल रही है वो डायरेक्ट, ठीक है, और दूध मिलाया, वो सब चीनी मिलाई, वो सब शुगर मिलाई, सब वो डायरेक्ट खर्चा बन के आ गई, ठीक है। तो वो डायरेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट मतलब जिनके बिना काम चल सकता है। तो खर्चे 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। क्या होता है? डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि मशीन आपकी चलेगी तो ओबियसली उसकी वैल्यू कम होनी है। तो अब ये मत देखना है मशीन चल रही है, अब सोचो अगर मशीन कोई प्रोडक्ट बन के आ रहा है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बन के आ रहा है तो मशीन चलेगी, तो मशीन चलेगी तभी तो आपकी भैया वो निकल के आएगा प्रोडक्ट। मशीन चलेगी नहीं तो प्रोडक्ट कैसे निकल जाएगा? तो इसका मतलब सही तो डायरेक्ट हो गया। लेकिन नहीं, डेप्रिसिएशन आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसलिए है क्योंकि भैया डेप्रिसिएशन बहुत सारी चीज़ों पर लगती है। अब मान लो कार है भैया, आप कार के ऊपर तो डेप्रिसिएशन लगाई आपने। अब मान लो कार बिजनेस का कोई दूसरा काम करती है, अब मैं अंदर बैठ कर प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो 2 घंटे कार नहीं भी चलेगी ना तो भी प्रोडक्ट बनेगा। तो कार पे जो डेप्रिसिएशन लगी वो कौन सी? इनडायरेक्ट, मतलब उसके बिना काम चल सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी आगे, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उसको खत्म करो। तो रामायण बहुत लंबी हो गई, अब रामायण को हटाओ, स्किप करो, यहाँ सुनो ध्यान से। डेप्रिसिएशन का बैलेंस यहाँ पे क्या है? डेबिट, मैंने उसको खत्म कर दिया। अब जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी एक्सपेंस होते हैं, उनका एक पापा जी होते हैं जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके अंदर से पैसा निकाला जाता है। बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने डेप्रिसिएशन लगाई, कार की वैल्यू कम करी और उस डेप्रिसिएशन को भी खत्म करके कहाँ ट्रांसफर कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दो। तो यहाँ पे ये ध्यान भी रख लो कि जहाँ भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको क्या दिख जाए? डेबिट। क्योंकि आपको एक चीज पता है अच्छी तरह, क्या पता है कि जितने भी अपने एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी लॉस होते हैं, सबका बैलेंस क्या होता है? डेबिट। क्योंकि लॉस आते हैं, खर्चे आते हैं, उनके बदले पैसा जाता है। और इनकम होती है, जितने भी प्रॉफिट होते हैं उनका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है।
क्यों? क्योंकि जैसे मान लो आपको सैलरी मिली तो कैश अकाउंट डेबिट पैसा आया, टू कहाँ से आया? सोर्स क्या है सर? सैलरी। सैलरी को आपने क्या किया? क्रेडिट किया। तो जितने भी अपने प्रॉफिट होते हैं, जितने भी इनकम, उनका सोर्स क्या होता है? उनका सोर्स होता है क्रेडिट। बात समझ में आई? तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या किया आपने? डेबिट किया है। तो इसका मतलब भैया ये तो खर्चा ही है भैया। कार खरीदी, कार को आपने डेबिट किया, वो भी खर्चा ही है भैया। पैसा गया, खर्चा ही है भैया। डेप्रेशन लगाई, वो भी खर्चा है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने डेप्रेशन को डाला तो वो भी क्या है? अपना खर्चा ही है। तो जहां भी कोई भी चीज डेबिट है, इसका मतलब क्या है? वो या तो वो खर्चा है बड़ा, या कोई छोटा खर्चा है, या कोई वो लॉस है, या कुछ भी है। समझ गए? तो डेबिट सारी चीजें क्या होती है? डेबिट तो हमेशा खर्चे, लॉस और एक्सपेंसेस ही होते हैं डेबिट। समझ? कार खरीदी, वो भी एक्सपेंसेस है। असेट होती है, जितनी भी असेट खरीदी है, ये पैसे का तभी तो असेट आई, तो वो भी खर्चा ही देखा जाए तो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? जैसे आपने कार खरीदी, उस पर आपने डेप्रेशन लगाया 1 लाख रुपए का। अब जैसे डेप्रेशन लगाया तो कार की वैल्यू कम हो गई और आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1 लाख रुपए दिखा दिए। अब 1 लाख रुपए जैसे दिखाया आपने और डेप्रेशन के नाम से, तो इसका मतलब पेनल अकाउंट से आपको 1 लाख रुपए निकालने पड़ेंगे डेप्रेशिएशन के नाम के। ठीक है। लेकिन भैया किसको पेमेंट करना है? सर डेप्रेशिएशन तो किसी को पेमेंट नहीं करते। अब किसी को पेमेंट नहीं करते, इसका मतलब आप 10 साल तक डेप्रेशन लगाओ कार के ऊपर, तो 10 सालों में 1 लाख मल्टीप्लाई 10, आपके पास 10 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। इधर कार की वैल्यू 0 हो जाएगी और उधर आपके पास 10 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, तो आप नई कार लेके आ जाओगे। बात समझ में आई क्या? तो डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं? समझ में आई? तो डेप्रिसिएशन इसलिए लगाते हैं, डेप्रिसिएशन लगाने से वैल्यू कम होगी तो उस वैल्यू के बराबर पैसा हम धीरे धीरे पिनल अकाउंट से निकाल के इकट्ठा करते रहेंगे। इकट्ठा करने से पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो लास्ट में जाके कोई भी जो अपनी चीज़ खरीदनी है, 10 लाख तो इकट्ठे हुए, मान लें कार 3 लाख महंगी हुई तो 3 लाख मिला लेंगे भैया। अगर अपन डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, हर साल पिनल अकाउंट से पैसा नहीं निकालते, अपने पास सेव नहीं करते, तो 10 साल में कोई पैसा इकट्ठा होता ही नहीं। और 10 साल बाद अपने को मान लें कार लेकर आनी, नई कार, उसकी वैल्यू 12 लाख हो गई, तो 10 लाख तो कम से कम इकट्ठे करके 2 लाख बिजनेस से मिला लेंगे। अगर 10 लाख इकट्ठे नहीं करते, अगर 10 लाख रुपये आप इकट्ठे नहीं करते, डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, तो भैया 10 साल बाद वो कार मान ले 15 लाख की हो गई, तो 15 लाख कहाँ से लाचा अचानक से? तो 10 लाख तो फिर भी अपने पास पड़े हैं, 5 लाख इधर उधर से कर लेंगे, मिला लेंगे बिजनेस से। लेकिन बिजनेस पे एक तो 15 लाख का बर्डन पड़े और एक 5 लाख का पड़े, तो समझ में आई क्या मेरी बात? तो किताब में ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। देखो भैया किताब में चीज़ें आपको नहीं, किताब में तो रटा रखा है कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया। डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं वो चीज़ मैंने आपको आज समझा दी। डेप्रिसिएशन लगाने से क्या होगा? अपने पास में पैसा इकट्ठा होता रहेगा धीरे धीरे, और पैसा इकट्ठा होता रहेगा तो भैया जिस साल तक वो चलेगी उस साल तक पैसा इकट्ठा करके और अपन नई चीज़ लेके आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ आपको मैंने समझानी, जो मैंने आपको समझा दी डेप्रिसिएशन के बारे में। अब डेप्रिसिएशन के बारे में आपको एक चीज़ और समझनी है। मैंने पहले जो बताया कि भैया डेप्रिसिएशन किसी को पेमेंट नहीं करते। जब पेमेंट नहीं कर रहे तो पिनल अकाउंट से आपने पैसा निकाला तो किसी को पेमेंट नहीं किया, मतलब पैसा अपने पास क्या हो रहा है? इकट्ठा होता जा रहा है। तो बढ़िया बात है भैया, डेप्रिसिएशन क्यों लगाई आप समझ गए। दूसरी चीज़ समझना, यहाँ पे ये एंट्री आप समझ गए। देखो मैं इसको हटाता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिमाग में समझना, मेन चीज़ तो मैंने आपको समझा दी। देखो भैया डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं, उसकी एंट्री क्या होती है, वो चीज़ मैंने आपको समझा दी अच्छी तरह। ठीक है ना? असेट्स की वैल्यू कम होती है। अब एक चीज़ और समझना, जो डेप्रिसिएशन है आपकी, वो एक तरह से खर्चा ही है, लॉस ही है, कि किसी ना किसी असेट्स की वैल्यू कम होती जा रही है। क्या है? एक तरह का लॉस ही है। डेप्रिसिएशन एक तरह का क्या है? एक्सपेंसेस, मतलब क्या है? एक तरह का लॉस ही है, जिससे धीरे धीरे किसी असेट की वैल्यू कम हो रही है और धीरे धीरे पैसा भी इकट्ठा होता जा रहा है। बात समझ में आई क्या? ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना कि यहाँ पे क्या हुआ, डेप्रिसिएशन मतलब क्या हुआ? लॉस हुआ और आपने पैसा इकट्ठा भी कर लिया। तो डेप्रिसिएशन जो होता है ना, वो आपका नॉन कैश आइटम होता है। नॉन कैश क्यों कहा? क्योंकि आप किसी को पेमेंट नहीं करते। तो डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंसेस है जो कि नॉन कैश आइटम है। तो ऐसा एक्सपेंसेस जिसको आपने डेप्रिसिएशन करके डेबिट कर दिया, कार की वैल्यू कम कर दी और पिनल अकाउंट से पैसे निकाले, बट आपने किसी को पेमेंट नहीं किया ना, तो इसका मतलब ये ऐसा खर्चा है जिसको आप डेबिट करते हो बट एक्चुअल में किसी को बार बार को पेमेंट नहीं करते। ठीक है ना? तो इस कारण इसको नॉन कैश आइटम भी बोलते हैं। ये नॉन कैश आपके एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको याद में हमेशा रखने हैं। ठीक है ना? दूसरी चीज, डेप्रिसिएशन क्या है? लॉस है। लॉस कैसा है? जैसे आपने अभी अभी बताया कि सर अपनी कार थी 10 लाख की, कितने की थी? 10 लाख की अपनी कार थी। ठीक है? कितने की थी? 10 लाख की अपनी कार थी और 10% डेप्रिसिएशन लगा रहे थे, तो हर साल, तो 10 साल में खत्म हो रही थी। मतलब अगर मैं यहाँ पे 10% नहीं दूं, अगर मैं आपको बोल दूं कि 10 लगा दूं,
तो इसका मतलब आप 1 0 से 1 0 काटोगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 1 लाख रुपए आ जाएगा। अब 1 लाख का मतलब क्या हो गया, अब अभी जो अपन वहाँ पे अपन परसेंटेज के अकॉर्डिंग किया था और यहाँ पे अपन इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है ना, कि 10 लाख में अपन ने भाग दिया 10 का कि 10 साल तक चलेगी। अब ऐसा आ गया कि 10 लाख की कार है, 10 साल चलेगी, तो 1 लाख रुपए हर साल खत्म होते रहेंगे और 1 लाख रुपए आप खर्चा दिखा के किसी को पेमेंट करना नहीं है तो पैसा इकट्ठा कर लेंगे और 10 साल बाद अपनी नई कार लेके आ जाएंगे। बात समझ में आई? लेकिन मेन चीज़ यहाँ पे ये समझनी है, अब यहाँ पे ये चीज़ समझना कि आप 1 लाख रुपए जो पीनल अकाउंट से निकाल रहे हो खर्चों के नाम से नॉन कैश आइटम, तो 10 साल में आपके पास कितने 10 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये जो 1 लाख रुपए आप हर साल पीनल अकाउंट, हर साल एवरी ईयर जो पीनल अकाउंट से चार्ज कर रहे हो, जो निकाल रहे हो पैसा, ये किसके नाम से निकाल रहे हो? नाम ये निकाल रहे हो आप किसके नाम से? लॉस के नाम से, डेप्रेशन के नाम से निकाल रहे हैं अपन। बात समझ में आई? तो कुल मिला के बात यहाँ पे ये होती है कि आप हर साल 1 लाख रुपए इकट्ठा करोगे, 10 साल तक 10 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। बट अब ये सोचो कि जो आपकी कार 10 लाख की थी, ठीक है, 10 साल बाद आपने उसको बेच दिया। अब बेचने से क्या हुआ, जैसे ही आपने उसको बेचा तो सेकेंड हैंड गाड़ी थी, पर 10 साल चली थी, मालिक किस्मत बढ़िया थी और अपन ने उसको कितने बेच दिया? 2 लाख में बेच दिया। 2 लाख में नहीं तो भैया 50-60 हज़ार में तो कबाड़ी में चल जाती है, उससे पैसा आ जाएगा। ठीक, मान लिया अपने बढ़िया कंडीशन में रखे और अपन 2 लाख में बेच दी। तो आप ये बताओ, अब जब तो डेप्रेशन का मतलब क्या है कि जो असेट्स है 10 सालों में उसकी पूरी वैल्यू इकट्ठी कर लो भैया, 10 लाख रुपए इकट्ठे कर लो। बट अब यहाँ पे समझो, जब 10 लाख में से 2 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे तो आपको और कितने रुपए इकट्ठे करने हैं? आपको सर 8 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं। बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पे और चीज समझना कि भैया जब भी डेप्रेशन निकालते हैं तो भैया जो भी उसकी असेट्स की वैल्यू है वो ले लो, सर 10 लाख रुपए उसकी वैल्यू है, माइनस करो उसमें से किसको? उसकी स्क्रैप वैल्यू, मतलब उसको 10 साल बाद कितने में बेच सकते हो? सर कितने में बेच रहे हैं? सर 2 लाख में बेच रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो 10 साल में कितना लॉस होगा? अपने को 8 लाख का लॉस होगा। अब कितने का भाग दूंगा इसमें? मैं 10 का डिवाइड करवाऊंगा तो कितना आएगा? 80,000 रुपये। तो अब डेप्रिसिएशन आपकी 1 लाख नहीं आएगी, अब डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 80,000 रुपये। क्यों सर, ऐसा क्यों हुआ? अब देखो 80,000 मल्टीप्लाई 10, तो 10 साल में कितने इकट्ठे हो जाएंगे? 1 लाख इकट्ठे हो जाएंगे। और 10वें साल में आपको स्क्रैप वैल्यू कितने बेच दोगे? 2 लाख में उसको बेच देंगे और टोटल अपने पास कितने इकट्ठे हो जाएंगे? 10 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। तो कुल मिला के एक सिंपल सा रूल है कि असेट्स की जितनी एक्चुअल वैल्यू होती है ना, उससे ज़्यादा पैसा आप चार्ज नहीं कर सकते, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन निकालते समय रटना नहीं है। कई जने रट लेते हैं कि जो भी असेट्स की वैल्यू है वो ले लो, उसमें से स्क्रैप वैल्यू लेस कर दो, उसमें उसकी लाइफ से डिवाइड कर दो, कितने साल वो चलेगी, तो डेप्रेशन आपकी निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे समझना कि मैंने 2 लाख को लेस क्यों किया। 2 लाख को मैंने लेस इसलिए है क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं है 2 लाख की। जब 10 साल बाद 2 लाख रुपए मेरे को मिल जाएंगे तो मैं क्यों एक्स्ट्रा पैसा पीनल अकाउंट से निकाल के प्रॉफिट को कम करूँ अपने को? मैं तो भैया हर साल 80,000 रुपये निकाल लूंगा, तो 10 साल में 8 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे और 2 लाख रुपए बेचने से मिल जाएंगे, तो मेरे पास 10 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, मामला खत्म। अब कोई बोले कि सर एक्स्ट्रा भी कर ले, क्या दिक्कत है, कार महंगी हो जाए? नहीं यार, ऐसा अकाउंटेंसी में नहीं चलता। वहाँ पे हिसाब एकदम लेवल चलता है, जितना डेबिट है उतना क्रेडिट होगा, हिसाब बिल्कुल बराबर चलता है, 1-1 रुपये का यहाँ पे हिसाब रखा जाता है। तो डेप्रिसिएशन निकालते समय जब भी हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो हम किसको क्लैश करेंगे? तो क्वेश्चन में अगर आपको असेट्स की वैल्यू दे रखी है कि आपकी असेट 10 लाख रुपए की और उसको बेचने से 10 साल बाद आपको 2 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, तो कुल मिला के आपको तो लॉस निकालना है भैया कि 10 साल में कितना लॉस होगा। 10 साल में तो भैया 8 लाख का लॉस होगा, क्योंकि 10 लाख के माइनस 2 लाख आपको मिल जाएंगे, तो 10 साल में 8 लाख का लॉस होगा। और डिवाइड बाई उसकी लाइफ से करोगे 10 से, तो आपको हर साल डेप्रेशन कितना निकालना पड़ेगा? 80,000 का। तो ऐसे साल के 10 साल बाद 8 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे और ऐसे 2 लाख रुपए बेचने से जाएंगे, 10 लाख रुपए टोटल अपने पास में हो जाएंगे। बात समझ में आई क्या? तो ये इंट्रोडक्शन हो गया किसका? डेप्रिसिएशन का। ठीक है, बाकी देखो इतना है नहीं इसके अंदर, इसके क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद डेप्रिसिएशन के आते हैं, मेथड आते हैं। देखो थोड़ा सा आपको बताता हूँ मेथड के बारे में बताता हूँ आज मैं, ठीक है, चीज़ों को रटना नहीं, समझना। तो मेथड बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपनी एनसीईआरटी में 2 मेथड है। एक तो होता है SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू और SLM क्या होता है? बिल्कुल सिंपल सी, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। जैसे मान लीजिए
कोई असेट्स आपकी 10 लाख की है, रेट है जो डेप्रिसिएशन की वो कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है। एसएलएम के बहुत सारे नाम और होते हैं और डब्ल्यूडीवी में भी कई सारे नाम होते हैं, ये मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। एसएलएम मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। जैसे मान लीजिए आपकी की कोई असेट कितने की है, 10 लाख की है, तो 10 लाख का 10% कितना होगा, 1 लाख रुपए। तो आप हर साल आपने डेप्रिसिएशन 1 लाख लगाई, तो अगर ये पहला साल था, दूसरे साल में आपकी असेट्स की वैल्यू कितनी बच गई, 9 लाख बच गई, ठीक है ना। तो आप फिर 10% लगाओगे, लेकिन 10% किस पे लगेगा, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है। और यहाँ पे अगर सिंपल वर्ड में कहूँ तो स्ट्रेट लाइन मेथड, एक बार जो लग गया हमेशा वही रहेगा। तो यहाँ पे कितना लगा, 1 लाख लगा, तो यहाँ पे कितना लगेगा आपका, 1 लाख रुपए लगेगा। तो वैल्यू कितनी बचेगी, 8 लाख रुपए। फिर 1 लाख रुपए लगेगा, फिर वैल्यू कितनी बचेगी, 7 लाख रुपए। अब आगे आप कर लोगे। तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, जो भी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होती है उस पे 10% हमेशा अप्लाई होता है, जो भी रेट क्वेश्चन 10%, 20%, 5% जो भी क्वेश्चन में कह रखी है, क्योंकि अलग अलग असेट्स की रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग अलग होती है। ये थोड़ी है भैया कार के ऊपर अगर 10% लग रही है तो बिल्डिंग में 10% लगेगी। कार तो भैया चलती है, उस पर ज़्यादा लगेगी। बिल्डिंग तो खड़ी है भैया, धीरे धीरे खत्म होगी। बिल्डिंग 100 साल चलती है, कार 10 साल चलती है, तो 90 साल का फर्क हो गया। तो रेट भी अलग अलग होती हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है अपना, क्वेश्चन करेंगे अच्छा इसमें और बड़े समझ में आएगा। लेकिन अभी याद रखो कि अपने 2 स्ट्रेट लाइन और एक डब्ल्यूडीवी है। स्ट्रेट लाइन में जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे एक बार जो 1 लाख रुपए का डिफरेंस लग गया ना, वो हमेशा चलता रहेगा। या मान लो 15 लाख होती, तो 15 लाख का 10% 1.5 लाख, तो 1.5 लाख होता। ऐसे उसकी वैल्यू कम होती रहती। तो एसएलएम से क्या होगा कि एक साल ऐसा आएगा कि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 10 साल बाद वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो एसएलएम के अंदर क्या होता है कि जिस एसएलएम अगर आप मेथड फॉलो कर रहे हो तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके एसएलएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है ना। अब बात करते हैं डब्ल्यूडीवी की। मान लीजिए वही आपकी एसेट कितने की है, 10 लाख की है। अब 10 लाख का 10% भी पहले साल का डेप्रिसिएशन इक्वल आएगा। तो एसएलएम में और डब्ल्यूडीवी में अगर एसेट की वैल्यू इक्वल है तो डेप्रिसिएशन पहले साल का इक्वल आएगा। तो अब आपकी कितने की बचेगी, 10 लाख, 9 लाख की बच गई। अब इसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। ये भी रिटर्न डाउन वैल्यू है 9 लाख रुपए, लेकिन यहाँ पे मेथड एसएलएम कर रहे हैं भैया। रिटर्न डाउन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रिटर्न डाउन का मतलब समझना क्या होता है। रिटर्न डाउन वैल्यू की वैल्यू को डाउन करने के बाद जो वैल्यू निकल के आ रही है ना, वो होती है रिटर्न डाउन। मतलब वैल्यू को रिटर्न करने के बाद की वैल्यू कितनी बच गई, 9 लाख रुपए। तो 9 लाख का 10% कितना होगा, 90,000 रुपए। तो कितना बचेगा, 8,10,000 रुपए। फिर ये आपकी क्या बच गई, डब्ल्यूडीवी। अब इसका 10% कितना होगा, 81,000। बात समझ में आई क्या। तो एसएलएम में क्या होता है, एक बार जो डेप्रिसिएशन अप्लाई हो जाता है हमेशा वही रहता है इक्वल। अब बीच में कोई नया असेट खरीद ले तो उसका ट्रीटमेंट भी आगे बताएंगे, अभी तसल्ली रखो थोड़ी बहुत। और डब्ल्यूडीवी भी चलता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन को 2 से करके दिखाया कि एसएलएम कैसे वर्क करता है, डब्ल्यूडीवी कैसे काम करता है। तो एसएलएम का एक फायदा है, इसमें एक टाइम पे जाके एसेट की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन इसमें कभी वैल्यू 0 नहीं होगी। इसका 10% निकाला, फिर जो आएगा उसका 10%, उसका 10%, उसका 10%, मतलब इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, चलती रहेगी बहुत सालों तक, ठीक है ना। तो वो कंपनी पर डिपेंड करता है। देखो यार, कंपनी ये वाला फंड फॉलो करे, ये करे फर्म, तो वो बिजनेस पर डिपेंड करता है। एक बार में एक फॉलो करना है, ये नहीं दोनों एक साथ कर लिया। इनमें चेंज भी होते हैं। चेंज कैसे होते हैं वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी तो मैंने डेप्रिसिएशन क्या होती है, क्या उसकी एंट्री होती है, क्यों लगा रहे हैं, क्यों, क्या पर्पज है भैया, स्क्रैप वैल्यू को लेस क्यों करते हैं, ठीक है। इंटेंजिबल असेट्स पे डेप्रिसिएशन नहीं लगती, इंटेंजिबल पे एमोडाइजेशन बोलते हैं। इंटेंजिबल एसेट पे जो डेप्रिसिएशन लगती है उसको डेप्रिसिएशन को एमोडाइजेशन बोलते हैं। जो ये अपन डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं, ये डेप्रिसिएशन किसके ऊपर है, ये उन असेट्स पे जो अपने को दिखाई देती है, मतलब टेंजिबल फिक्स एसेट्स के ऊपर है। और फिर ये मैंने आपको मेथड के बारे में बता दिया, ठीक है ना, कि ये मेथड होते हैं। बाकी कल से अपन नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा उसमें अपन इसे क्वेश्चन करेंगे और मैं आपको एक एक करके इसके बारे में थोड़ा थोड़ा और बताता रहूँगा। मैं चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे समझा दी, ठीक है ना। तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब तो करना ही है। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।